नमस्कार, मैं आशुतोष और आज हम पाली जन जन की बोली इस कॉन्फ्रेंस के लिए एमजीएम यूनिवर्सिटी में एक साथ एकत्रित हुए थे। आज और कल मतलब 14th एंड 15th अक्टूबर 2025 इन 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस एमजीएम यूनिवर्सिटी में होने जा रही है। आज का पहला दिन है और आज हमारे साथ अतिथि है डॉक्टर प्रोफेसर भागचंद्र जैन सर। वैसे जैन सर का काम ये थोड़े शब्द में बताने जैसा नहीं है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे दशक इस सारे स्टडी में लगा दिए। बेसिकली पाली और प्राकृत लैंग्वेजेस जो है उनके स्टडी में उन्होंने अपनी बहुत सारी आयु का समय बिताया। सर जो है आज उनकी एज 93 रनिंग है, बट स्टिल आई पर्सनली फील ही इज़ मोर यंगर दैन मी एंड इसीलिए हमने सोचा कि आज उनसे हमें बातचीत करनी चाहिए जो हमें भी एक ऊर्जा दे और आगे हम इसे लेकर चल सके। जैन सर जो है जो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी है नागपुर, वहाँ के पाली और प्राकृत डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रह चुके, एचओडी रह चुके और आज हम उनसे बात करने वाले। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एमजीएम यूनिवर्सिटी में। धन्यवाद। आई होप कि सुबह से लेकर हम जो है सारी चीज़ें देख रहे हैं एंड आपका सुबह का भी जो लेक्चर था, टॉक था, जो डिस्कशन था वो मुझे बहुत ही एनलाइटनिंग लगा एंड देन वी थॉट कि लेट्स डू समथिंग। मैं शुरुआत यही से करना चाहूँगा कि पाली प्राकृत ये जो भाषाएं है ये पहले ही बहुत ही ऐसी भाषा है जिसको बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है या फिर बहुत ही कम बोला जाता है या फिर पढ़ा जाता है। आपने कैसे सोचा कि आपको इसमें करियर करना है या आपने स्टडी करनी चाहिए? इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। संस्कृत में एमए और साहित्याचार्य करने के बाद हमारे मन में आया कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के पास पीएचडी करना चाहिए। अरे बाप रे। उसके पहले एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी में ही था, पर हम उस समय ऐसे ही बुद्धू रहे कि हमारा एक दोस्त संस्कृत में गया तो हमने कहा चलो हम भी संस्कृत में चलते हैं। अच्छा। और चूँकि उस समय ऐसी एक डेट थी कि तब तक हमको अप्लाई करना चाहिए था और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली डॉक्टर डॉक्टर राजवली पांडे आउट ऑफ एरिया थे, तो हम उसमें हिस्ट्री कल्चर में एमए हम नहीं कर पाए। संस्कृत में एमए हमको करना पड़ा। अच्छा। और संस्कृत में चूँकि ऑलरेडी साहित्याचार्य वगैरह दुनिया भर का था तो हमको कोई इंटरेस्ट संस्कृत में था नहीं। संस्कृत में एमए करते करते हमको लगा कि हमने 2 वर्ष खराब कर लिए। अच्छा। और सचमुच में इसलिए कि हमको कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ मिली नहीं। बाद में जब वासुदेव शरण अग्रवाल के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर आओ हमारे पास, क्योंकि अभी भरा हुआ है सब। ठीक है। अब सोचा कि हम क्या करें अब, तो उसमें एक बीएचयू में डिपार्टमेंट ऑफ पाली था उसमें, और उसी समय एक भिक्षु जी का अपॉइंटमेंट हुआ। सवाल था कि कोई स्टूडेंट ही थे उसमें। अच्छा। प्रश्न था कि यदि स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो उनकी सर्विस खत्म हो जाएगी। पता नहीं उनको कैसे हमारा नाम पता चला, वो खोजते खोजते हमारे पास आए। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लो। उनका हम क्या करेंगे ज्वाइन करके इस डिपार्टमेंट को? नहीं ऐसा वैसा उसमें वो सब, वो एक और सामतानी जी थे हमारे टीचर थे। तो एनीवे आई जॉइन द डिपार्टमेंट एज ए स्टूडेंट। और चूँकि संस्कृत का बैकग्राउंड था तो पाली समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ। और दूसरी बात है कि पाली को अच्छी तरह से समझ पाए हम। सही बात है। उसमें हमको फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिल गया। अरे वाह। अब फिर प्रश्न उठा कि अब हम क्या करेंगे। कॉमनवेल्थ फेलोशिप का इंटरव्यू में हमको जाने का मौका मिला। वो हमेशा याद, जब कभी बात आती है तो उस शब्द का प्रयोग हम करते हैं
इंटरव्यू होने वाला था और दिमाग में हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि कंटेम्प्रेरी शब्द नहीं आ रहा था हमको। आता अच्छा। तो था लेकिन हम समकालीन अब संस्कृत के विद्यार्थी थे। हाँ, तो शब्द तो आ रहा था लेकिन तो बगल में एक जो कोई बैठा था इंटरव्यू देने वाला था, हमने उससे पूछा, अब वो शब्द हमको मिल गया और संयोग से क्वेश्चंस उसी पर पूछे गए। अरे वाह। आई गॉट देन सिलेक्टेड, वाह, कॉमनवेल्थ फेलोशिप पर श्रीलंका पहुंच गए, अरे वाह, क्योंकि करीब 300 लोगों के बीच में हमारा एक सिलेक्शन हुआ था, तो बड़ा इंस्पायरिंग भी था। तो श्रीलंका पहुंच करके आई सबमिटेड माई डिग्री, PhD डिग्री ऑन जैनिज्म इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। राइट। और वो एक इतना अच्छा टॉपिक था कि उसमें पाली त्रिपिटक को पूरा पढ़ना पड़ा और पाली त्रिपिटक को पढ़ने के बाद उसमें से हमको जैनिज्म खोजना पड़ा और पूरी उसमें डेवलपमेंटल स्टेजेज ऑफ डेवलप जैनिज्म वो सारा हमको दिखाई देने लगा। राइट। एनीवे, थीसिस वेल रिकग्नाइज्ड, छपी, बहुत अच्छा लगा और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये हमारी कहानी है कि कैसे हम पाली में आए। वाह वाह, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है, बहुत बार ऐसा लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो हमें उसकी तरफ खींच के लाते हैं। बिल्कुल। वो सहयोग, मतलब देखिए आपने उनके साथ वो शब्द पे डिस्कस करना, वही उस पे ही सवाल आने, आप सिलेक्ट होने, फिर वहाँ पे जाना, ये सारा सहयोग का और आपके लगन का भाग है। आपने आपके PhD का टॉपिक जो बताया कि जैनिज्म इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैनिज्म, ये बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जो कि आज हम बात कर रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की। आपने उस टाइम पे वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया एंड देन यू थॉट कि नहीं, इस पे क्या हो सकता है। जैसे हम जैनिज्म और बुद्धिज्म इन लिटरेचर्स की बात करते हैं सर, एक और बात इसके साथ में आती है जो उसके कंटेम्प्रेरी थी वो मतलब चारवाक और आजीविकास, जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स थे। उसमें जब हम आजीविकास के बारे में बोलते हैं तो आजीविकास का भी कुछ शायद ऐसा ही है कि उनका खुद का लिटरेचर नहीं है, वो बाकी लिटरेचर्स में जो उनका आता है रेफरेंस, उसके बारे में जाने जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आजीवक संप्रदाय का संबंध है, ये कुछ ऐसे रेफरेंसेज मिलते हैं जिनके आधार पर ये कहा जाता है कि आजीवक वाज द फॉलोवर ऑफ महावीर। उनके कुल कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस थे, आजीवक अलग हो गए महावीर से। और उसके बाद आजीवक के रेफरेंसेज टू माई बेस्ट नॉलेज बहुत कम मिलते हैं। वासम ने उस पर काम किया है, जी, A.L. वासम ने, लेकिन उसके बाद आजीवक पर कोई काम नहीं हुआ। हमारी नॉलेज में पूर्व पक्ष के रूप में जैन संस्कृत वाङ्मय में आजीवकों का उल्लेख है, पूर्व पक्ष के रूप में। और यदि एक बहुत बड़ा काम ये लिया जाना चाहिए कि पूर्व पक्ष के रूप में जैन संस्कृत साहित्य, पर्टिकुलरली न्याय साहित्य, बौद्ध संस्कृत साहित्य, इसी तरह से न्याय साहित्य, इनमें पूर्व पक्ष के जो उद्धरण मिलते हैं और लंबे चौड़े उद्धरण मिलते हैं, उनको इकट्ठा करके एक ग्रंथ तैयार करना चाहिए। PhD इस पर एक नहीं, कम से कम 10 PhD हो सकती है। सही बात। और बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं कि इसमें आपको वो चीज़ मिलेगी जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। तो ये मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आजीवक संप्रदाय का पूर्व पक्ष रूप प्रस्तुत करने के लिए एक और पुस्तक वासम के बाद लिखी जाना चाहिए कि द रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ आजीवक सेक्ट। द रिलीजियस कॉन्सेप्ट, हाँ, रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ आजीवक सेक्ट। अच्छा, और उसमें इंटरप्रिटेशंस किस? इंटरप्रिटेशन जितना भी होगा आपको जैन और बौद्ध संस्कृत न्याय साहित्य में आपको देखना पड़ेगा, राइट, तब मिलेगा। राइट। दूसरा ये कि जहाँ तक हमें ध्यान है कि क्या नाम से सूत्र कृतांग के
शायद पहले अध्याय में आजीवक का उल्लेख है। अच्छा। और उसमें ये दिया है कि मतलब आजीवक का सिद्धांत क्या था, लेकिन वो छुटपुट है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बराबर। पर जैन आगमों का अध्ययन अभी तक लोगों ने किया नहीं है इस रूप में। सही है। हमने शुरू किया है, हम कई उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और मज़ेदार बात है कि जैन आगम का सप्तम अध्ययन लुप्त माना गया। सप्तम अध्ययन लुप्त माना गया। उसके कॉन्टेक्स्ट को आप देखेंगे तो 6 जो चैप्टर है उसके बाद दिगंबर चर्या का उसमें उल्लेख होना चाहिए सप्तम में। लेकिन चूंकि तब तक जब तक ये रिटन फॉर्म में आने लगे तब तक ये जो सांप्रदायिकता थी वो सांप्रदायिकता बढ़ गई। हाँ। तो वो जो सप्तम अध्ययन था जिसमें दिगंबर चर्या का होना चाहिए था वो उसको लुप्त कर दिया। और मजे की बात ये है कि वो लुप्त नहीं हुआ, एक्चुअली वो ओवरलुक कर दिया गया इन अदर वर्ड्स। हाँ। और उस पर हरिभद्र वगैरह टीकाकारों ने उस लुप्त सो कॉल्ड लुप्त अध्याय पर टीका लिखी है। अच्छा। ये काम, ये बहुत बड़ा काम है कि उस लुप्त अध्याय सो कॉल्ड लुप्त अध्याय को हरिभद्र की टीकाओं के आधार पर उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए। बहुत ही हम उस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हाथ में रहने के कारण से वो ले नहीं पाए। पर ये होना चाहिए और यदि ये हो जाता है तो हम समझते हैं कि वो एक जो लुप्त हो गया था वो रीस्टोर हो जाएगा। जी। और ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि टीकाकारों का ये ढंग होता था, एक शब्द लिया और उस पर अपना टीका करते हुए फिर दूसरा शब्द लिया और उन सब सारे शब्दों को आप इकट्ठा कर लीजिए, आपका एक पूरा का पूरा बन जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क होगा ये अगर होता है तो। सर, जब हम लैंग्वेजेस के बारे में बोलते हैं, पाली, संस्कृत, प्राकृत या बाकी लैंग्वेजेस जो मॉडर्न लैंग्वेजेस भी है जो हमारे पास है, तो प्राकृत, पाली, संस्कृत ये वैसे तो हम कंटेम्प्रेरी लेवल पे इनको देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इनकी डेवलपमेंट अभी तक जो हुई या उस टाइम पे जो हो रही थी उसमें आपको कुछ रिफ्लेक्शंस ऐसे आए जो इस लैंग्वेज का उस लैंग्वेज में गया, उस लैंग्वेज का उस एडॉप्शंस एंड गिव एंड टेक ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस? जहाँ तक एडॉप्शन का प्रश्न है, बिना एडॉप्शन की साहित्य संवर्धित नहीं हो पाता। फॉर इंस्टेंस, महायानी संस्कृत साहित्य को आप देखेंगे तो उसमें लगभग 90%, 90% आपको संस्कृत मिलेगा। लेकिन वो जो संस्कृत है वो व्याकरण संगत नहीं है। अच्छा। व्याकरण की गलतियां उसमें ज़्यादा है। राइट। लेकिन वो एडॉप्ट कर लिया गया। और उसमें करीब करीब 10% ऐसे शब्द हैं कि जो आपको, जिनको आप आंचलिक शब्द कह सकते हैं। आंचलिक शब्द? आंचलिक। अच्छा। आंचलिक शब्द का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में उनका वो प्रसिद्ध थे। अच्छा। स्पेसिफिक, रीजियो स्पेसिफिक, रीजनल। ओके। यानी रीजनल वर्ड्स। राइट। और वो उसमें है। लेकिन उसका इम्पोर्टेंस इतना है कि उन शब्दों को यदि इकट्ठा कर दिया जाए तो एक नई डिक्शनरी बन जाएगी। वाह। क्योंकि महायान साहित्य, इवन यू कैन इंक्लूड द हीनयान लिटरेचर, इवन संस्कृत लिटरेचर, तो हीनयान और महायान साहित्य में, पर्टिकुलर महायान साहित्य में ऐसे शब्द भरे हुए हैं और अभी तक उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर वैद्य ने उस पर काम किया है। लेकिन डॉक्टर वैद्य ने उनके जितने भी ग्रंथ हैं उनके मुश्किल से 1-1, 2-2 पेज के ही वो संपादकी हैं। उसमें सिर्फ इतनी है, उसका इतना ही उल्लेख है कि इन पर काम किया जाना चाहिए। अच्छा। कुछ नहीं है। ओके। अब ये आज के शोधकों का काम है
उन शब्दों को इकट्ठा करें, उन शब्दों को देखें कि वो शब्द कहाँ प्रयुक्त हुए हैं। वो शब्द मूल रूप से पाली के हैं या प्राकृत के हैं या अपभ्रंश के हैं। यदि अपभ्रंश के हैं तो लेटर पीरियड के हो जाते हैं जी, और लेटर पीरियड के यदि हैं तो फिर कल्चरल इंस्टिंक्ट भी उसमें मिलेगा। तो उन सारी बातों को देख कर के और फिर निश्चित किया जाना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल सही है। और ये काम इट्स नॉट सो ईजी, ना बड़ा बिल्कुल easy नहीं। श्रमसाध्य काम है, बराबर है। पर एक डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट होना चाहिए जी, पर वो होता है तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो बहुत जाएगा। बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। Contribution हो और ये डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट हम समझते हैं कि संस्कृत डिपार्टमेंट या हिस्ट्री कल्चर डिपार्टमेंट वो ले जी सकता जी जी जी, नहीं सर, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट्स हमसे कंप्लीट हो। सुबह से बात करते वक्त एक जो बात आई बोली और भाषा, और बोली का एक जर्नी है जो भाषा की तरफ जाता है। बिल्कुल। एंड एक बोली जो है वो बड़े उसके प्रयास के बाद वो भाषा बनती है। तो वो जो आपका कॉन्सेप्ट था सर बोली से लेकर भाषा तक, वो एक बार आप अगर समझाएंगे कि बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है और वो बदलते कैसे हैं। देखिए, कोंकण को आप क्या कहेंगे? कोंकणी को बोली कहेंगे। बोली कहेंगे जी बेसिकली तो मराठी है, जी, मराठी की उपबोली है, बोली है उपबोली है जी कोंकणी। जी अब कोंकणी तक आते आते मराठी को उसकी यात्रा कितनी लंबी हुई होगी, बहुत ही बहुत। तो ये कहलाती है बोली। इसको हम बोली कहते हैं। बोली का मतलब ये है कि जिसका कोई व्याकरण नहीं है। व्याकरण नहीं है। ओके, बोली का व्याकरण नहीं होता इनिशियली। अच्छा, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता, बल्कि बोली की एक यात्रा होती है। जैसे हमने अभी आपको कहा था कि पाली शब्द के साथ बोली के अर्थ को द्योतित करने वाला कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पाली भाषायं नृत्या जी, भाषा शब्द का जी, प्रयोग जी, है वहाँ। जी, तो अब बोली से लेकर के भाषा तक की जो यात्रा हुई है, साहित्यिक यात्रा, वो एक लंबी यात्रा हुई। जी, अब उस लंबी यात्रा में कितने स्टॉपेज होंगे पता नहीं, वो स्टॉपेज हमें देखना पड़ेगा। जी जी, तो ये बोली जब वो साहित्य का रूप ग्रहण कर लेती है, बोली में जब साहित्य का निर्माण शुरू हो जाता है तो बोली भाषा बन का जाती रूप। है। और यदि साहित्य का निर्माण न रहेगा तब तक वो बोली ही रहेगी। अच्छा, अब उस बोली जिसे आज भाषा कहते हैं, उसमें भी यदि साहित्य रुक गया तो वो उसकी बोली यात्रा में वहाँ बंद परावर्तित हो जाएगी। बराबर है। तो ये भाषा और बोली में ये अंतर। जी, मतलब भाषा जो थी वो इनिशियल स्टेज पे बोली ही थी। इनिशियल स्टेज पर बोली थी। बोली ही भाषा बनती है। बोली भाषा बनती है। बोली ही भाषा बनती जी, बहुत बार हम ये भी वर्ड यूज़ करते हैं, बोली भाषा, ये कंबाइन वर्ड भी यूज़ करते हैं। है। बोली भाषा हमें ध्यान में नहीं आता। मराठी में मतलब मैं जैसे बड़ा हुआ हूँ तो बताया जाता है कि मराठी ही आपली बोली भाषा है। तो ये कंबाइन वर्ड भी यूज़ किया जाता है। क्या इसका मीनिंग ऐसा है कि जो इनिशियल मतलब जो हमारी मदर टंग भी है एंड जिसमें साहित्य भी है, ऐसा करके? नहीं, देखो, जहाँ इसमें हमें लिंग्विस्टिक अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक। और लिंग्विस्टिक अप्रोच जब हम करते हैं तो लिंग्विस्टिकली यही होता है, यही सिद्धांत बना है कि बोली ही भाषा बनती है। अब आप देखिएगा, संस्कृत भाषा नहीं, संस्कृत बोली नहीं बनी। संस्कृत बोली नहीं बनी। संस्कृत बोली नहीं बनी क्योंकि संस्कृत मीन्स कल्चर्ड लैंग्वेज। संस्कृत को यदि वेदों तक आप पीछे पहुंचेंगे तो वेदों में संस्कृत तो मिलेगी, लेकिन वो कल्चर जो पाणिनि की व्याकरण वो नहीं मिलेगी। जी जी, उसकी व्याकरण अलग है, इसीलिए उसको वैदिक व्याकरण कहा जाता है। वैदिक व्याकरण, वैदिक व्याकरण कहा जाता है। तो हमारा मतलब ये है कि बोली व्याकरणगत नहीं होती, भाषा का व्याकरण होता है। भाषा का व्याकरण होता है। भाषा का व्याकरण होता है, बोली का व्याकरण नहीं होता। दूसरी बात ये है, उसका जो बेसिक डिफरेंस है कि बोली
बोली ही भाषा का रूप लेती है, ये हमेशा ध्यान रखना जी। पड़ेगा। बोली ही भाषा का रूप लेती है, भाषा। लेकिन एक बात और भी है कि कभी कभी भाषा बोली बन जाती है। मान लीजिए कि भाषा में लिटरेचर लिखना बंद हो गया, तो वो फिर से बोली का तो रूप ले फिर से लेगी, बोली का रूप ले लेगी, मतलब छोटा रूप ले लेगी, छोटा रूप ले लेगी, कुछ इसमें। छोटा रूप ले लेगी। संस्कृत भाषा बनी, संस्कृत बोली नहीं बनी, संस्कृत बोली नहीं थी। क्यों नहीं थी? बोली इसलिए नहीं थी, बोली एक्चुअली, बोली तो वो कहलाती ना जो हम रात दिन सोते जागते बोलते हैं, वो बोली कहलाई। संस्कृत इस प्रकार से नहीं रही। संस्कृत was a common language amongst the scholars. Among the scholars. Okay, so eminent class was using the language. Right. Okay, so it was not a language of common people. That was not a language of common. Right, right. So that's why it was not a बोली. That was not a बोली, definitely not. संस्कृत कभी बोली नहीं रही। मतलब जो भाषा बस आप एक क्लास के बीच में रखोगे, या फिर बस अपर क्लास या फिर इमिनेंट क्लास के बीच रखोगे, जो लोगों तक नहीं पहुंचेगी, वो कभी बोली नहीं बनेगी। हाँ, ठीक करे, ये भी कह सकते हैं हाँ, हम उसे। बिल्कुल ठीक करे। जैसे वाण में कादम्बरी में एक शुक का रोल है। शुक तोता क्या कहते हैं जी। उसको। और उस समय जो कुछ वैदिक मंत्र वगैरह आते थे उनको रिपीट करता था वो ओके, तोता। ओके। तोता रिपीट करता था, उससे ये पता चलता था कि ये इतना एरिया वैदिक संस्कृति का है। अच्छा, इतना एरिया ये वैदिक संस्कृति का है, जहाँ जिन मंत्रों को तोता उच्चारण कर रहा है उसको ये माना जाए कि यहाँ पूरी सांस्कृतिक परंपरा उसी की है। सही है ना, सही तो है। ये चीज़ जब हम इसमें सोचते हैं तो उससे ये पता चलता है कि संस्कृत विद्वानों की भाषा तो रही है, लेकिन पाली प्राकृत जैसी बोली नहीं बोली रही। नहीं। बोली नहीं कभी। सही बात है। वेदों की जो संस्कृत भाषा थी और पाणिनि ने जो संस्कृत भाषा उसी को कल्चर्ड किया। जी। तो जब कल्चर्ड किया वेदों की भाषा को, तो और कल्चर्ड का मतलब है कि व्याकरण लगाया। हाँ, व्याकरण से उसको जोड़ दिया, जी सूत्रबद्ध कर दिया। जी। तो वो स्थिति है। अच्छा 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 अच्छा। मुझे लगता है ये बोली और भाषा ये बहुत ही बड़ा टॉपिक हो सकता है डिस्कशन के लिए, क्योंकि भारत इतना विविधता से भरा हुआ देश है। आप थोड़ा अंदर जाइए, आपकी बोली के वर्ड्स बदलते हैं। पहले ये कहा जाता था जब ये सारे संसाधन नहीं थे, 12 कोस की वाणी बदले नहीं, 12 को क्या है वो मतलब हर 12 कोस पे शब्द बदलते हैं, लहजा बदलता है, चले जाते हैं जी। 12 कोश की वाणी बदले पान, ऐसे वो पूरा एक प्रोवर्ब। अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि 12 कोश में शब्द बदल जाते हैं। जी। आज वो अप्लाई नहीं होता। आज कोई 12 कोश का मतलब ही नहीं है। लोग इतने घूमने फिरने लगे हैं कि सब। लेकिन आप देखिएगा, जैसे हमने आपको अभी कोंकणी वाली बात जी जी। यूपी में या एमपी में वगैरह आप देखिए, जबलपुर की भाषा या बोली कहो और सागर की बोली, दोनों में अंतर आपको जी मिलेगा। जी जी। दोनों में अंतर मिलेगा। इवन सागर की बोली और सिवनी की बोली, और अभी इसको कहते हैं ट्रांजिशनल एरिया। जी, ट्रांजिशनल एरिया का मतलब ये होता है कि जब दो भाषाओं का एक मिलाप स्थल एक बनता है, जगह पे होता है। सही है। उसमें सिवनी की बोली पर नागपुर की बोली का असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ता है। सही है। कोंकणी पर उधर साउथ का असर पड़ेगा, इधर नॉर्थ का असर पड़ेगा। अब उन सबको आप सावधान 22 पसेरी वाली बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उनको अलग अलग लेना पड़ेगा। तो ये स्थिति होती है कि जब बोली भाषा बन जाती है
भाषा बोली बन जाती है। और इसमें रोल जो होता है वो साहित्य का होता है। साहित्य का होता है, सही। पर हमेशा ऐसा लगता है कि जो सामान्य आदमी है वो हमेशा अपनी बात बोली में रखता है। वो भाषा में फिर बाद में कहीं पे आ जाए तो वो ठीक है, पर जब वो बेसिक मतलब कोई कवि या कवियत्री जो है वो अगर खेती कर रही है और खेती करते करते कुछ बोल दिया तो वो बोली में उसका अंकन हो जाता है। पर वो बात ठीक है। सर आगे बढ़ते हुए मैं ये भी समझना चाहूँगा कि आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी का जिक्र किया। ऐसे कुछ इंस्टांसेस या ऐसे कुछ मोमेंट्स आए क्या कि जब आप लिटरेचर पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे और उस समय ऐसा हुआ कि अरे ये बात मुझे लिटरेचर में बस नहीं समझ सकती, मुझे आर्कियोलॉजी भी समझनी चाहिए, तो ऐसे कुछ आए? हाँ हाँ, एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने। इसमें हम दो इंस्टांस आपको देते हैं। एक तो जैसे हमने अपनी दिया कि दिव्यावदान में शायद पहले या दूसरे दिन जो कोर्स में था उसमें पाली में जी, तो लोग पाली पाली कहते थे, हम कहते थे कि नहीं, पाली के साथ बुद्धिज्म यदि समझना है तो आप संस्कृत भी रखिए उसमें, संस्कृत बुद्धिज्म। तो हमने ज़बरदस्ती है, वो उस समय लोग उतने नहीं समझते थे जी। आज की समझो कि 25-40 साल पहले की बात है कि जो नागपुर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट तो था जी, पर डिपार्टमेंटल वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो दिव्यावदान हमने रख दिया जी। अब दिव्यावदान पढ़ाते पढ़ाते उसमें पुराण शब्द आ गया। अब जो पुराण शब्द आया तो बीइंग ए संस्कृत स्टूडेंट हम पुराण को प्राचीन अर्थ लगाए, लेकिन वो अर्थ से फिट नहीं हो रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं हो रहा है। तो हमने बच्चों से कहा कि बेटे रुको, हम कल बताते हैं। जी। हमारे बगल में डॉक्टर एम शास्त्री का नाम यदि सुना हो, अजय मित्र शास्त्री जी जी जी, वो भी बनारस के थे। हाँ। हम भी बनारस के थे, हमारा सारा BHU में अच्छा सब हुआ। तो हमने कहा यार भैया ये बताओ, ये शब्द आया है, इसका कोई एक्चुअली वर्बली कुर्सी से उचट पड़े, ये शब्द कहाँ मिला? उनकी ध्यान में नहीं आया होगा। बराबर। हमने बताया उनको, कहने भैया ये शब्द जल्दी नहीं मिलता है, ये पुराण का मतलब ये एक मुद्रा होती है। अब इमीडिएटली हमको स्ट्राइक हुआ, और हमारी ये जो पाली प्राकृत संस्कृत ये तो बेकार रहेगी यदि हम हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम स्टूडेंट्स को हम अकेला उसका ट्रांसलेशन, हमारी जो कलीग थे वो क्या करते थे, एक लिया गाथा ली और नीचे उसका हिंदी अनुवाद दिया, और उन्होंने गाथा पढ़ दी, नीचे का वो पढ़ दिया, हाँ स्टूडेंट चलो जी। अब वो स्टूडेंट हमारे पास आते थे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, वो तो ऐसा पढ़ा गया, वो पढ़ देते हैं, वो तो हम ही पढ़ लेंगे। सही बात, तो क्या बता रहे हैं? सही बात। तो हमारी ये टीचिंग मेथड थी कि जब हम पढ़ाते थे तो जो भी चाहे वो दर्शन का हो या कल्चरल हो या कुछ भी हो, जो शब्द मिलता था उसके आप से इति तक उसकी यात्रा बताया करती थे। तो इंटरेस्टिंग भी होता था और अच्छा रहता सभी तरह से। तो उसमें जो पुराण शब्द आया था, तो पुराण प्राचीन के अर्थ में ना हो करके वो मुद्रा के अर्थ में था। हमें दिमाग में आ रहा है कि वो मुद्रा शब्द के अर्थ में होना चाहिए, लेकिन हम जानते नहीं थे। हाँ बराबर, जानते नहीं थे। फिर उस घटना ने हमको कहा कि नहीं तुम्हें MA करना चाहिए। सही है। तो 72 में हमने MA किया। अच्छा, संस्कृत के बाद में? हाँ, और चंद्रशेखर गुप्त तो रेगुलर थे जी। डॉक्टर देव AM शास्त्री वो पढ़ाते थे और हम जाकर के क्लास में बैठते थे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब आप जिन सब का जिक्र कर रहे हैं उनको पढ़ के हम बड़े हो रहे हैं, आप उनके साथ में रहे हुए लोग। तो देव थे, देव तो बड़े अच्छे स्कॉलर थे, वो प्राकृत के भी अच्छे थे, वो सब थे। तो इन लोगों से हमने जो सीखा, SB देव, उससे लगा कि बिना कल्चरल स्टडी के, बिना हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी के ये सब पंगु है। एक दूसरा हम एक आपको उदाहरण देते हैं जी। एक सेमिनार चल रही थी, हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी का एक यंग स्कॉलर पुरुष शब्द पर पेपर पढ़ रहा था। पुरुष। और उस पेपर में उस भले आदमी ने
पुरुष का मतलब वो मेल, मेल के अर्थ में उसका वो पेपर पूरा पढ़ गया। अच्छा। अब हम लोग जब जान रहे थे, अब कुछ कर नहीं थे, अपने बैठे बैठे कुछ थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी, लेकिन एक बात समझ में आ रही थी कि इस आदमी का बेसिक नॉलेज संस्कृत का नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी में यदि कोई जाए तो उसको प्राचीन भारतीय भाषाओं का अच्छा नॉलेज, साउंड नॉलेज होना चाहिए। सही बात। अदरवाइज वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो ये पुरुष की कहानी ने ये चीज़ हमको दी, और उससे हमने हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी में एमए किया। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद उन लोगों को हम उनके साथ में एक्सकेवेशन वगैरह में जाते थे। अच्छा। सारी चीज़ें सब कुछ किया। ओके। सब कुछ किया, मतलब अच्छा, जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए वो किया। पर आपने जो बात बोली वो बहुत ही साउंड है, और मुझे लगता है आज भी बहुत ही रिलेवेंट सब लोगों के लिए है, आगे भी रहेगी, कि अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपको नॉलेजेस, अपना लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स, इनका ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब हम अभी कोई भी मॉन्यूमेंट में जाते हैं, इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो उसका मीनिंग लगाने के लिए वी शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, कि जो लिखी गई है, जो बोली गई है उस समय अब में। देखिए, फॉर इंस्टेंस ब्राह्मी लिपि को आप देखिए जी। ब्राह्मी लिपि फर्स्ट सेकंड सेंचुरी की ब्राह्मी लिपि आप देखिए जी। आगे चल करके 14-15वीं शताब्दी की ब्राह्मी लिपि जी देखिए, जी जी। कितना अंतर आया। टोटल डेवलपमेंट दिखती है देवनागरी की तरफ। तो लेयर्स आपको जी मिलेंगे। जी बिल्कुल। ये लेयर्स मिलेंगे। तो ये अच्छा, ललित विस्तार में आप देखेंगे तो उसमें ब्राह्मी के साथ इसी प्रकार की कितनी लिपियां थी, करीब उसकी पूरी लिस्ट है। 20-25 लिपियों के नाम उसमें दिए हुए हैं। इंक्लूडिंग खारोष्टी है उसमें, खारोष्टी है। शारदा, या वो भी है शायद, शारदा तो लेटर होगी। अब इसी तरह से आप इंस्क्रिप्शंस ले लीजिए जी। खारवेल का इंस्क्रिप्शन जी, हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन, उसमें आप देखिए कि किस तरह से वो सारा इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था जी। ब्राह्मी लिपि जी। और वो ब्राह्मी लिपि उसका बाद में लेटर पीरियड में किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ। जी बिल्कुल दिखती है। और मैं तो बोलता हूँ कि इसमें जो गुप्ता पीरियड जो है वो बहुत क्रूशियल रहा है इस डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल गुप्ता पीरियड में तो समझो कि वो मध्यकाल में, मध्यकाल तो एक ऐसा है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जी, कि मध्यकाल का यदि कोई अध्ययन ना करे तो वो तो पंगु हो जाए। बिल्कुल पंगु हो जाएगा, सही बात है। साहित्य का विकास, आर्ट आर्किटेक्चर का विकास, ये दुनिया भर की सारी चीज़ें मध्यकाल में हुई हैं। सही बात। और उसको जो मेजर चेंजेस जो इसमें आई, या फिर उसको जो शेप मिला, वो उस टाइम में बहुत ज़्यादा मिला। आप आर्ट आर्किटेक्चर को देखिए, आर्ट आर्किटेक्चर को देखिए कि अब प्रासाद, जी, चैत्य, प्रासाद, इन सबको आप देखिए बिल्कुल किस तरह से कैसे बड़े हैं, और उन सब बहुत सारी चीज़ें आपको प्राचीन साहित्य में मिलती है। अभी हमने 2 वॉल्यूम तैयार किए हैं, जैन कला और वास्तु। अच्छा, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पब्लिश हो रहा है। अच्छा, इम्पोर्टेंट है। तो इन सब के उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से इन सारी चीज़ों का विकास हुआ है। चैत्य को देखिए, प्रासाद को देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक विमान शब्द का प्रयोग होता है। विमान होता है, साउथ इंडिया में टेम्पल के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है वो शब्द, विमान शब्द का प्रयोग होता है। और ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन, विमान शब्द का प्रयोग खास करके जैनों में हुआ है। हाँ, अच्छा, ओके। तत्वार्थ सूत्र का जो वैमानिक, जी, विमान जिनके देवों के रूप में हुआ, जी। तो ये जो सारी जो विमान परंपरा है, ये विमान परंपरा पूरी चैत्य और प्रासाद से जुड़ी हुई है। हाँ, वो उसी से जुड़ी हुई है, उसी से सब बिल्कुल है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं सर कि जो आर्किटेक्चर होता है वो आर्किटेक्चर इज मोर डिपेंडेंट ऑन द रीजन एंड टाइम देन रिलीजन? बिल्कुल ठीक कह रहे, क्योंकि देखिए साउथ की आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है जी। आप देख करके कह देंगे कि ये साउथ का इस एरिया द्राविड़ टाइप है या नागर टाइप है। उत्तर भारत का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। जी।
एकदम अलग है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक जैन धर्म का प्रश्न है, जैन धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है मगध से, जी बौद्ध धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है मगध से, जी। लेकिन साउथ में उसका डेवलपमेंट हुआ। हम्म पूरा का पूरा पूरी जैन परंपरा साउथ में डेवलप हुई। जी। साउथ के डेवलपमेंट को यदि छोड़ दे तो जैन धर्म कुछ नहीं बचता। अरे वाह। साउथ के डेवलपमेंट को यदि छोड़ दें तो बौद्ध परंपरा भी कुछ नहीं बचती। सारी जो बौद्ध परंपरा है वो यहाँ से चल कर के श्रीलंका गई। जी आगे जी। जैन परंपरा आपको वही में एक रेफरेंस दें कि श्रीलंका में अनुराधापुर है, जी नाम सुना जी होगा। जी जी जी। अनुराधापुर में जैन धर्म बड़ा पल्लवित था। 10th सेंचुरी BC में 99 में वहाँ के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अनुराधापुर में एक्सकेवेशन किया जी। और करीब करीब 30 फीट नीचे ब्रिक्स मिली। अरे बाप रे। 30 फीट नीचे 30 ब्रिक्स फीट मिली। की स्ट्रेटिग्राफी। आर्कियोलॉजी का एक सिद्धांत है कि जितने नीचे होगी उसका काल उतना ही पुराना वही होता जाएगा। तो वहाँ की डिपार्टमेंट ने 14 कार्बन 14। क्या नाम से 10th सेंचुरी BC 10th सेंचुरी BC। 10th सेंचुरी BC अरे बाप। और उसका नाम दिया जैन ब्रिक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। इस पर हमने एक लेख लिखा था, एग्जिस्टेंस ऑफ जैनिज्म इन श्रीलंका। तो 25 बाई 25 15 अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह की वो ईंटें आज भी ईंटें रखी हैं वहाँ। हमने पर्सनली देखी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट द पिक्चर। उन लोगों ने मना कर दिया। अच्छा 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 अच्छा। और फिर हमारे ऊपर ध्यान रखा गया कि कहीं ये पिक्चर ना ले ले, फोटो ना ले ले। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ गए। आगे बढ़ने से पहले हम चाय लेते हैं। नहीं चलो चलने देते हैं। हाँ, ओके no ठीक। problem। नेक्स्ट सर, आपने सुबह श्रामणिक ट्रेडिशन का भी जो उल्लेख किया, तो श्रामणिक ट्रेडिशंस में जो इन अर्ली फेजेस जो भी डेवलपमेंट हो रही थी या जो फिर आइडियोलॉजिकल चेंजेस, फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हो रही थी, वो एग्जैक्टली किस तरीके से हो रही थी? उनका मेन कंसंट्रेशन किन चीज़ों पर था? देखिए, जहाँ तक श्रवण संस्कृति का प्रश्न है, जैन और बौद्ध ये दोनों श्रवण संस्कृति के हैं। तथागत बुद्ध मूल रूप से पार्श्वनाथ संप्रदाय के अनुयायी थे पहले। जी। दर्शन सार में ये बहुत स्पष्ट लिखा है कि तथागत बुद्ध जैन परंपरा में दीक्षित हुए और उनका नाम उस समय बुद्ध कीर्ति था। अच्छा। ये दर्शन सार 8वीं शताब्दी का ग्रंथ है। ओके। उसमें जो भी हो, लेकिन इतना निश्चित है कि भगवान बुद्ध जो 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, उसमें एक शब्द आता है न इतो, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। न ये तो। हाँ, न इतो, ना इतो। हाँ। तो उसमें वो कहते हैं कि इससे अधिक और कुछ नहीं। जितनी तरह की तपस्याएं थी, उन सारी तपस्याओं को हमने 6 वर्षों में किया। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद में हमने अपने जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर में वो सारी की सारी रेफरेंसेस दिए हैं। अरे वाह। ओके। कि किस प्रकार से ये सब वहाँ पर मिला है। तो उस आधार पर इतना निश्चित है कि तथागत बुद्ध का परिवार पार्श्वनाथ परंपरा का अनुयायी था। और पार्श्वनाथ परंपरा का मतलब ये है कि महावीर के करीब 250 वर्ष पहले। अच्छा अच्छा। और 250 वर्ष के बीच में जो भगवान बुद्ध जब हुए, तो उन्होंने पार्श्वनाथ परंपरा का अनुकरण करके उसमें वो दीक्षित हुए और तपस्या भी की। अच्छा। और 6 वर्ष की तपस्या में उन्होंने सब अलार कालम वगैरह सब लोगों का की तपस्या जो कुछ भी होती सब भी की। जी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि तथागत बुद्ध श्रमण संस्कृति के मूल रूप से पोषक थे। अच्छा।
और उसी आधार पर उनका पूरा का पूरा श्रमण संस्कृति के श्रमण संस्कृति के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों पर आधारित पूरा का पूरा भगवान बुद्ध का संदेश है। अच्छा, ओके। पर इसमें सर, मैं अभी नेपाल गया था और वहाँ पे मैंने वो कॉन्सेप्ट देखी कि देयर वर 7 बुद्धास बिफोर तथागत बुद्धा। देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन है। और दूसरा कि मैंने वहाँ पे वो स्तंभ भी देखे जो अशोक ने वहाँ पे लगाए हैं, जिन पर इंस्क्रिप्शन भी है, तो फिर उसे कैसे हम डील करें? मज़े की बात यह है, इतिहास में एक ही बुद्ध हुए हैं जी, तथागत गौतम। तथागत बुद्ध हुए। तथागत बुद्ध के बाद जितने हुए हैं विपस्सी वगैरह, 7 बुद्ध, 7 से 14 हुए, उसके बाद में 21 हुए, 24 हुए, Right. अनगिनत हो गए। ये सब अनगिनत तो इतने हुए कि वो कहते हैं जितनी रेत है उतने बुद्ध। बोधिसत्व हैं। तो भगवान बुद्ध का संबंध विपस्सी वगैरह से नहीं है, एक कपोल कल्पित है। अच्छा। ऐतिहासिक नहीं है। अच्छा, ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन करीब करीब हमारा ख्याल है कि 4th-5th सेंचुरी से ये परंपरा शुरू हुई। पर सर ये अगर हम ऐसा बोले कि ये परंपरा, क्योंकि मैं भी उसी में कंफ्यूज था, 4th-5th सेंचुरी में शुरू हुई, पर जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं या फिर जो अशोकन एडिक्ट है वहाँ पे, वो तो 3rd सेंचुरी बीसी या 2nd सेंचुरी बीसी का होगा। तो उसमें उसे कहाँ कैसे उसमें उल्लेख है क्या? हाँ, उस पे वही मैं बोल रहा हूँ कि उस पे उल्लेख है। तो आपका मोबाइल शायद नीचे के इसमें। इस बड़े आदमी का है। देखिए, निदान परिवर्त में निदान कथा है जी। निदान कथा में ये सब विपस्सी वगैरह का उल्लेख आता है, पूरा का पूरा जी। उल्लेख आता है। और जैसा हम कह रहे थे आपको, ये उल्लेख आते हैं, लेकिन इनका पीरियड डिसाइड करना बड़ा कठिन है। इन विपस्सी वगैरह का जो कुछ भी आया है वो महायान के कारण आया है, जी मूल रूप से मूल बौद्ध धर्म में नहीं है। जी। और महायानी इम्पैक्ट होकर के ये विपस्सी वगैरह धीरे धीरे हीनयान और महायान दोनों जी, को आप ले जी, लीजिए, जी। तो ये एक्चुअली ये हीनयानी परंपरा थी। जी। और हीनयानी परंपरा में ये जितने 7 और 15 और 21 और 24 और ये सब वो हीनयानी परंपरा से आकर के महायानी परंपरा तक आ गए। हमारी जहाँ तक जानकारी है कि इसके साथ ऐतिहासिक तत्व नहीं जुड़े हैं। वही एक्चुअली क्या है कि मैं उसी में अभी तक भी मुझे वो क्लियर नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जब मैं अशोकन स्तंभ देखता हूँ तो अशोकन स्तंभ ये 2nd सेंचुरी 3rd सेंचुरी बीसी जाते हैं, तो तब भी 8 बुद्धों की संकल्पना थी, ये जानकर ही मुझे ताज्जुब होता है कि तब भी इस पे बिलीव था कि देयर वर 7 बुद्धास बिफोर द तथागत बुद्ध। तो वो भी इंटरेस्टिंग है। बट जो हम 24 तीर्थंकरास की बात करते हैं तो वो भी सिमिलर ही है कि जो महावीर थे, ही वॉज द हिस्टोरिकल फिगर एंड द 24 बिफोर हिम वेर नॉट एग्जैक्टली द हिस्टोरिकल फिगर। 24 तीर्थंकरों की बात आती है तो बड़ा ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है जी। क्योंकि 24 तीर्थंकर आप देखेंगे कि ऋषभदेव का नाम आता है जी, नेमिनाथ का नाम आता जी। है, पार्श्वनाथ का नाम आता है और वर्धमान का आता है। जी। 4 तीर्थंकरों का नाम तो खूब आता है जी। पर बीच की जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में ये बाकी के नाम कब कैसे जुड़े हैं कुछ नहीं कह सकते। और इसलिए प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते जी। हमारा मन ये करता है कि ये 24 बुद्ध भी हुए, वैदिक संस्कृति में भी 24 क्या नाम उनका महर्षि हुए, मतलब तो ये 24 संख्या जो हुई है वो लेटर डेवलपमेंट होना चाहिए। अच्छा, है ना। हमको जैसा लगता है कि ये
इतिहास संगत नहीं है। इतिहास संगत। लेकिन इतिहास में जितने जिनों को दे दिया, 24 जिनों जी, को, जी। उनका पूरा पूरा इतिहास है। लेकिन वो जो इतिहास मिलता है वो पुराना नहीं है, पुराना नहीं, लेटर डेवलपमेंट। पुराना नहीं है, लेटर ट्रेडिशन है। इंडियन ट्रेडिशन में ये भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसे नंबर्स है जैसे 7, 9, 24, 21, इनको बहुत ही सेक्रेडनेस दिया गया है। जैसे कि सप्तमातृका, अभी सप्तमातृका बहुत बार वो नवमातृका भी हो जाती है कभी कभी। जैसे एलोरा में देखो तो हम नवमातृका देखते हैं। जैसे 24 तीर्थंकर्स, वैसे ही 24 ऋषि आपको इसमें भी तो मिल जाते हैं। तो अभी कोई इतना पुराना तो है नहीं ना। नहीं, उतना पुराना नहीं है, 26 बट ये सेक्रेडनेस जो है किसी पर्टिकुलर नंबर को, ये कैसे आता है? देखिए ये तो जो आया है, हमें ऐसा लगता है कि वैदिक संस्कृति से आया है। अच्छा। क्योंकि वैदिक संस्कृति में 24 किनको लिया है, 24 कोई है एक गिनती की जिसमें 24 नाम हमको ऋषि है क्या? 24 हाँ, ऋषि? 24 ऋषियों के नाम आते हैं। अच्छा। और उसी आधार पर 24 बुद्ध भी माने गए हैं, 24 जिन भी माने गए हैं। लेकिन 24 बुद्ध और जिन के प्राचीन तत्व इतना पुराना नहीं है, ये लेटर एडिशन है। पर मुझे लगता है कि इस पे भी थोड़ा काम ये वाइड पर्सपेक्टिव से हमने कोशिश की थी जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर में कि 24 को, तो उस समय तो हमने बौद्ध साहित्य को खोज करके जी। और उसमें उन शब्दों को देख करके और खोजा और उसमें निकाला। लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। अभी भी है। ओके सर, हम आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अभी लैंग्वेजेस का स्टडी जो है वो बहुत सारे समय से होते आ रहा है, अभी भी हो रहा है। जो इम्पैक्ट है एंशिएंट लैंग्वेजेस का, वो मॉडर्न लैंग्वेजेस पे कैसे दिखाई देता है? देखो, हम 5 साल हमने श्रवण बेलगोल में काम किया डायरेक्टर। हमारे मन में आया कि यहाँ पर प्राकृत का क्या स्थान है वो देखना था हमें। अच्छा। हमने कन्नड़ की डिक्शनरी सामने रखी और उसमें से करीब करीब हमने 100 शब्द करीब खोजे। अरे वाह। और एक जगह एक्चुअली ये बात थी, एक जगह हमको भाषण देना था, इसी तरह का करीब विषय था। तो वो जो कन्नड़ शब्द हमको मिले, वो कन्नड़ शब्द बहुत कुछ प्राकृत में से मिलते जुलते थे। अच्छा। और वो जो संस्थान था वो प्राकृत संस्थान था। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि दक्षिण में, दक्षिण भारतीय भाषाओं के विकास में प्राकृत का योगदान, इसको हमें एक न्यू लाइट मिली कि यदि हम खोजें तो मिलेंगे। बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद हमने मराठी में खोजा। मराठी में ढेर सारे शब्द हमको मिले। अच्छा। कि जो प्राकृत के होना चाहिए जी। तो ये तो तमिल में आप देखिएगा, तमिल में भरे हुए हैं ये सारे शब्द प्राकृत के। कुछ शब्दों का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? कुछ वैसे कुछ शब्द बता सके तो, अगर याद हो अभी। एकदम अब तो ये भूल गए। अच्छा ठीक है, नहीं कह पाएंगे। अच्छा ठीक, कि उतना याद नहीं। ठीक। ये जो बात है वो करीब आज की ये समझिए कि 2002 के आसपास की बात। अरे बाप रे, मतलब मैं तब 2 साल का था। ठीक। लास्ट के 2 क्वेश्चंस लेंगे और फिर हम रुकते हैं कि भारतीय भाषाओं का अभ्यास, क्योंकि क्या हो रहा है कि आज हम भाषा के अभ्यास की तरफ बहुत ही निग्लिजिबल तरीके से देख रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने जितना हमें पता है वही हम रील वगैरह बना के या फिर ये वीडियो वगैरह ये करके हम उतना ही दे देते हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। उसमें भी वो एक शुद्धता, भाषा की शुद्धता, ये भी एक नया एस्पेक्ट अभी जुड़ गया है। भाषा का अभ्यास करना ये लिंग्विस्टिक स्टडीज़ में या हिस्टोरिकल स्टडीज़ में या फिर कल्चरल स्टडीज़ में कितना ज़रूरी है? देखिए, यू टेक अप द इंस्क्रिप्शंस फर्स्ट। इंस्क्रिप्शंस तो आप बदल नहीं सकते। नहीं।
खारवेल का इंस्क्रिप्शन देख लो, या इधर आकर चल करके गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शंस देख लो, अशोकन इंस्क्रिप्शंस देखो। इनमें आप देखेंगे कि उस समय की प्रचलित भाषा को उसमें उकेरा गया जी। और उस भाषा को आप देखेंगे तो आपको उसमें पाली प्राकृत वर्ड्स मिलेंगे जी शौरसेनी या मागधी मिलेगी आपको जी उसमें। जी साधारण तौर पर ये माना जाता है कि जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं वो वहाँ की बोली का आधार लेकर के लिखे। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए जब हम खारवेल के इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उत्कल में, उड़ीसा में इस प्रकार की भाषा कैसी थी। जी इधर गुप्ता पीरियड का हम देखेंगे तो उधर की भाषा को हम उसके परिवेश को देखेंगे। जी जी तो उन इंस्क्रिप्शंस में वहाँ के स्थानों की जो शब्द हैं जी वो हमें उसमें शब्द देखते खोजना हैं। पड़ेंगे। जी और शब्द खोजना पड़ेंगे तो कभी कभी आपको वो शब्द उस अर्थ में नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि उस शब्द का अर्थ भी दूसरा हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे पुराण का अर्थ आपको अलग मिला कुछ, हाँ। जो समझ थी उससे अलग था। तो इसमें जब हम ये स्टडी करेंगे, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जी जी जी। दूसरा अभी लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा है। मतलब हमेशा से ही मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जितनी हमारी भाषा के बारे में समझ होती है उतनी ही दुनिया हमारे लिए होती है। जितने भाषा हमें पता है उतना ही दुनिया हमें पता है। और ये अभी भाषा का अभ्यास, कल्चर का अभ्यास, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी का अभ्यास लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी क्या करना चाहिए? तो एक चीज़ और वैदिक है कि बोली में शाह नहीं होता। शाह नहीं होता। अच्छा SH अच्छा। बोली में कभी नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि बोलने में वो जो सही उच्चारण हम नहीं बोलते। बोलियों में हमेशा वो दंत सा हो जाता है। अच्छा। तालब विशा की जगह दंत सा हो जाता है। शब्द को हम शब्द नहीं कहेंगे, शब्द। तो ये बोलने में आता है। और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा दिखता है। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होता है। तो ये है बोली। इसलिए जितनी बोलियां होती हैं उसमें तालब विशा नहीं रहेगा, आपको दंत सा मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि उच्चारण नहीं हम करते, बोलते बिल्कुल। लेकिन यदि संस्कृत का विद्यार्थी होगा तो वो उसका उच्चारण, अब देखिए ये कदाचित बात है, हमारे ख्याल अमेरिका की बात है। भाषण देने की बात ऐसी चल रही थी और हम बुंदेलखंड से हैं। अच्छा। बुंदेलखंड में शाह का उच्चारण तालब विशा नहीं है। अच्छा। दंत शाही। ओके। तालब भी शक्कर को शक्कर नहीं कहेंगे, शक्कर। हाँ। दंत सा हो जाता है। ये स्थिति सारी की सारी बोलियों में होती है। अच्छा। कोई भी बोली, जैसे पाली है, पाली की एक ये प्रश्न उठता है कि पाली के उसको मागधी कहेंगे तो मागधी में तो तालब विशा है। मागधी में तालब विशा है, दंत सा नहीं है, तालब विशा है। वो तालब विशा पाली में है नहीं। अच्छा। तो एक पॉइंट आता है कि आप उसको कैसे आप कहोगे, लेकिन है। अब या तो जब तक साहित्य का रूप ले लिया तब वो शाह आ गया, उसमें हो सकता है तब शाह आ गया हो, लेकिन बेसिकली बोलियों में शाह नहीं होता, ये एक सिद्धांत बना है। अच्छा। क्योंकि उसका उच्चारण ढंग से नहीं हो पाता। तो इस तरह की चीज़ें हम भूल गए। आपको मेरा सवाल ये था कि भूल अभी गए ये हम। हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, भाषा, ये जो सारी चीज़ें ये लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए सबसे पहले तो प्राचीन इतिहास हमें बताना पड़ेगा।
लोगों को ये प्राचीन इतिहास पता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। जो संस्कृत वाले होते हैं, जब तक उस बोर्ड ऑफ स्टडीज में कोई ऐसा संस्कृत का स्कॉलर ना हो कि जो पाली हिस्ट्री कल्चर आर्कोलॉजी जानता हो, तब तक तो वो न्याय नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। पाली प्राकृत भाषाओं ने सफ़र जो किया है, वो इस संस्कृत स्कॉलर्स के कारण किया है। संस्कृत स्कॉलर्स ने पाली प्राकृत को बढ़ने नहीं दिया। अच्छा 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 अच्छा। संस्कृत स्कॉलर्स ने हिस्ट्री कल्चर आर्कोलॉजी को बढ़ने नहीं दिया। जी। लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि यदि संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति भाषा विज्ञान को नहीं जानता, संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति इतिहास को और इसको नहीं जानता, कला को नहीं जानता, वो जानेगा क्या? बिल्कुल नहीं जान सकता, कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो हमें इसको समझाने के लिए बहुत आयास करना पड़ेगा और उनके गैंग में सेंध लगानी पड़ेगी। जी जी। उनको समझाना पड़ेगा कि हमारी संस्कृत जो नॉलेज है वो पंगु रहेगी यदि हिस्ट्री कल्चर नहीं समझोगे तो। सही है, सही है। और फिर आप एक एक करके आप बताइए, जो हमारे यहाँ तो हिस्ट्री वाले हिस्ट्री कल्चर सब कितने, भोज है, भोज का आप देखिएगा। अब भोज के अध्ययन को उसके उस कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए आपको जब तक ये सब नहीं होगी तो कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो पूरा का पूरा इतिहास, ये हमें जन जन तक इतिहास को ले जाना पड़ेगा जी। और इतिहास के मर्म को समझाना पड़ेगा, उसकी उपयोगिता को समझाना पड़ेगा। ये तो तभी हो सकता है कि जब हम आप सेंध लगा करके वहाँ पहुँचे, क्योंकि महालोग बैठे हुए हैं जी। और वो आने नहीं देते, तो इसको बड़ा टिक्रिश पॉइंट है। नहीं पर सर, आपने इतिहास, भाषा, साहित्य को यहाँ तक लाया, अभी मैं समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको लेके आगे चले। और मैं आपको शब्द देता हूँ कि जब तक हमसे होता है, जब तक हम कर पाएंगे, तब तक हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप ही हमारी प्रेरणा है, जिनको देख के हम प्रेरित होते हैं और आगे झंडा लेके आगे चलने की कोशिश करते हैं। आपने आज आपका कीमती समय दिया और सबसे ज़रूरी बात कि एट द एज ऑफ 93 हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने इस विषय को सामने रखा और इसमें यदि 2-4 लोग भी उस चीज़ को अंडरटेक कर लें जी, तो हमें लगता है कि विषय का कल्याण हो जाएगा। नहीं पर बिल्कुल करेंगे सर। और मैं शब्द देता हूँ आपको कि हम ज़रूर इस विषय को, आपने जितने पॉइंट्स बताए मैंने तो वो लिख लिए हैं कि जो जो जिस पे काम करना ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि इस पे जिस भी तरीके से हम काम कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे, छोटा हो बड़ा हो जिस भी प्रकार हो, पर हम करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मतलब मेरी एज देखते हुए इंटू 4 करेंगे या फिर तो आपकी एज आती है लगभग। बहुत बहुत अच्छा लगा तो आपने इसको अंडरटेक किया और हम तो समझते हैं कि कुल मिलाकर के हमारा जो अनुभव कहता है जी, हिस्ट्री कल्चर आर्कोलॉजी के बिना संस्कृत पाली प्राकृत कुछ भी नहीं है। कुछ भी सही। चाहे आप किसी मैन्युस्क्रिप्ट का संपादन करें, इंस्क्रिप्शन का संपादन करें या कुछ भी करें, बिल्कुल सही। जब तक वो संस्कृत की नॉलेज अच्छी नहीं होगी, चाहे वो संस्कृत हो या पाली प्राकृत हो, तब तक उसके साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।